डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं सुनील कुमार मौर्य, डाइट प्रवक्ता सोनभद्र, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस कोरोना वायरस के संक्रमण में घर पर रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके अपने पढ़ाई को पूरा करें। जो भी कंपटीशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उसको पढ़ें और अपने डीएलएड प्रशिक्षण का भी कोर्स पूरा करें। साथ साथ जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में सिलेबस के अनुसार पढ़े थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हमने बताया था। और आज हम लोग सिलेबस के अनुसार जो अगला टॉपिक है जनगणना के बारे में है, तो जनगणना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जनगणना में कुछ शब्दावलियाँ प्रमुख हैं उसके बारे में, और किनकी जनगणना अधिक है, कहाँ पे अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ अधिक हैं, नगरीय जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको बीच बीच में हम बताते रहेंगे, आप लोग उसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और जनगणना में इसमें ख़ास तौर से हम लोग अभी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो सब कुछ है उसके बारे में देखेंगे। तो अगला टॉपिक जो है हम लोग जनगणना के बारे में देखते हैं, थोड़े से उसकी भूमिका के बारे में देखते हैं। जैसा कि जनगणना हम लोग जानते हैं कि एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकीय प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करती है तथा विकास योजनाएं तैयार कर उनका संचालन सुनिश्चित करती है। जैसा कि इससे हम लोगों का स्पष्ट है, एक तो यही है कि जनगणना क्यों कराई जाती है, तो सरकार जो विभिन्न योजनाएं बनाती है उनका उन संसाधनों का जो है आवंटन कैसे किया जाए, विकास योजनाएं कैसे तैयार की जाए, जनगणना एक प्रमुख आधार तैयार करता है, इसलिए यह जो है अनिवार्य होता है। अगर जनगणना का इतिहास हम लोग देखें तो काफ़ी पुराना है। रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया जाता है और 1500 ईसा पूर्व मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। हम लोग देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो मौर्य काल से संबंधित है, राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को उसमें बताया गया है। अबुल फजल की जो रचना है आईने अकबरी 1595 से 96 ईस्वी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राचीन काल में किस ग्रंथ में जो है जनगणना का उल्लेख मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। अबुल फजल की कौन सी किताब है जिसमें जनगणना का उल्लेख है, तो आईने अकबरी है। अब आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से अगर देखें कि सर्वप्रथम जनगणना कहाँ पर हुई थी, तो यह स्वीडन में हुई थी और 1749 में हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्यवस्थित ढंग से आधुनिक पद्धति से कहाँ पर जनगणना हुई थी, तो स्वीडन देश में हुई थी, 1749 में हुई थी। और दशकीय जनगणना का कार्य 1890 में देखेंगे सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना कराई गई। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें, खासतौर से ब्रिटिश भारत के संदर्भ में, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार जो है आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पहली बार ब्रिटिश भारत में जनगणना कब हुई, कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ 1872 में। लेकिन भारत में अगर नियमित जनगणना पूछी जाए कब प्रारंभ हुआ था, तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी और 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना थी। यहाँ से कई क्वेश्चन हैं
जैसे कि ये पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना, 15वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना। अब जैसे कि यहाँ से कम 10 क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव टाइप के, या जनगणना की भूमिका थोड़ा सा लिखना हो तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। अब जैसे जनगणना में कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग होती हैं, वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व की बात आती है, मान लीजिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में लिखिए, तो इसको जरूर जानिए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसका जो फार्मूला है अगर देखें, जनसंख्या घनत्व बराबर स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटे स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, कई बार साक्षात्कार में या अदर कंपटीशन में पूछा जाता है कि लिंगानुपात क्या है, तो इसको जानते रहिए कि प्रति 1000 पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात होती है, अर्थात लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 100, ये है। इसके बाद अगर हम लोग शिशु लिंगानुपात देखें तो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग अर्थात 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। इसका जो फार्मूला है, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बराबर बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या। ये पूछ सकता है कि शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। अब दशकीय वृद्धि पूछता है, इसकी जो एक शब्दावली है जनगणना में कि दशकीय वृद्धि क्या है, तो यहाँ पे ये जानते रहिए, यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है, अर्थात इसका जो फार्मूला है, दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुणे 100। ये जो है दशकीय वृद्धि का फार्मूला है। अगर साक्षरता दर देखें तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुणे 100। तो यहाँ पर 7 वर्ष के बच्चों से ये जो है साक्षरता दर का मापन किया जाता है। अब जैसे नगरीय क्षेत्र के बारे में मान लीजिए है जनगणना में, उसका उल्लेख मिलता है, तो नगरीय क्षेत्र हम लोग जान लेते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हैं, उन्हें नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जो निम्नलिखित 3 शर्तों को एक साथ पूरा करते हैं। पहला, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। तीसरा, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये चीज़ पूछा जाता है कि नगरीय क्षेत्र में कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो ये 75% ऐसे पुरुष हों जो कि गैर किसी कार्य में संलग्न हो, तो नगरीय क्षेत्र में आएगा। और जनसंख्या जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में, वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। और शहर अगर देखें, इसी के अंतर्गत देख लेते हैं, 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर कहा गया है। अब आते हैं हम लोग जनगणना 2011 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से कई बनेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और हमें लगता है कि यहाँ से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जनगणना के बारे में हम लोग देखते हैं 2011 की। तो 2011 के अंतिम जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 3,28,07,469 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत देखेंगे चीन के अवैध कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र,
और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित किया गया 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र शामिल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। अब तेलंगाना बनने के बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, नहीं तो पहले 5वें स्थान पे था। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, और तीसरा स्थान जो है किसका है, त्रिपुरा का है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल का राज्य कौन सा है, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, ये चीज़ पूछता है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो स्थान है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है। अगर देखा जाए तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संघीय राज्य है, संघ शासित क्षेत्र है, वह जो है अंडमान निकोबार है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है जो लक्षद्वीप है। इसके बाद हम लोग दशकीय वृद्धि के बारे में देखते हैं कि दशकीय वृद्धि कहाँ पे ज़्यादा है। तो 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े जो आए, उनके अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जो दशकीय वृद्धि दर रही वो 17.7% रही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2011 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, 17.7% रही है। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में जो दशकीय वृद्धि है 12.3% रही, और शहरी क्षेत्र में जो दशकीय वृद्धि रही है कितना रही है, 31.8% रही है। अब सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 5 राज्य अगर देखें तो उसमें मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है और मिजोरम है। ये 5 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य हैं। इनको ज़रूर आप लोग याद रखें, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो रही है 5 राज्यों की, उसमें नागालैंड पहले स्थान पर रहा है, फिर केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। ये जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य रहे हैं। अगर देखें विगत दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संघ शासित क्षेत्र कौन सा रहा है, तो दादर और नगर हवेली रहा है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला संघ शासित क्षेत्र जो है लक्षद्वीप रहा है। अब आते हैं हम लोग जनघनत्व के बारे में कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनघनत्व कितना रहा है। तो अगर देखें 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो 382 है, और 2001 की तुलना में इसमें कितना वृद्धि दर्ज की गई है, 57 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बना कि जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है, 382। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसमें सर्वाधिक अगर जनघनत्व वाले राज्य के देखें तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है पहला है बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां हरियाणा। ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं, इनको जरूर याद रखें। न्यूनतम जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड हैं। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व अगर देखा जाए तो दिल्ली का है, और सबसे कम जनघनत्व या न्यूनतम जनघनत्व देखें तो अंडमान निकोबार का है। अब लिंगानुपात के बारे में हम लोग देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या रहा है। तो जनगणना 2011 का जो अंतिम आंकड़ा रहा उसके अनुसार भारत में सेक्स रेशियो या लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, वह जो है 2001 की तुलना में 10 अंक बढ़ा है। अब जो है 943 है। पहले कितना था, 2001 में 933 था, और 2011 में 943 हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वह 949 है। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 929 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं, इनको देखा जाए तो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है। ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला
संघीय क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र क्या होता है, पांडिचेरी है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो संघ शासित क्षेत्र है दमन और दीव है। अब साक्षरता दर के बारे में हम लोग जानते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो साक्षरता दर रही है कितनी रही है। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 की तुलना में 2011 में देश में 7 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरों की कुल संख्या 20.38 करोड़ की वृद्धि के साथ 76.35 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। 2011 में देश में साक्षर पुरुषों की संख्या 43.47 करोड़ और साक्षर महिलाओं की संख्या जो है 32.88 करोड़ है। वर्ष 2011 में प्रभावी साक्षरता दर 2011 की तुलना में 8.2% बढ़कर 73% के स्तर पर पहुंच गई है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 73% है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो साक्षरता है 67.8% है और शहरी क्षेत्र में जो साक्षरता है 84.1% के स्तर पर है। अब लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। अब न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में अगर देखें तो बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो केरल जान लीजिए, मिजोरम है, गोवा है। 3 जानते रहिए। न्यूनतम साक्षरता लगभग सभी लोग जानते होंगे, बिहार की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है। और देश में संघ शासित क्षेत्रों में अगर देखें सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो लक्षद्वीप की है और न्यूनतम जो साक्षरता दर है कहाँ की है, दादर नगर हवेली की है। इसके बाद हम लोग देखें कि मतलब 2011 में देश में पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% के स्तर पर है, जो कि 2001 की तुलना में 5.6% अधिक है। और देश में पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में 77.2%, शहरी क्षेत्र में 88.8% रही। अगर देखें थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन अगर पूछा तो ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य, तो केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। और न्यूनतम साक्षरता वाले जो 5 राज्य हैं बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, झारखंड है। अगर देश में संघीय क्षेत्रों में देखें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में है और न्यूनतम जो है कहाँ पे है, न्यूनतम साक्षरता जो है दादर नगर हवेली में है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अनुसूचित जातियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके बारे में जनगणना में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसको हमने जब उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में पढ़ाया था, थोड़ा सा बताया भी था। तो 2011 की जो जनगणना हुई उसका अंतिम आंकड़ा आया, उसके अनुसार जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या है भारत में 20.14 करोड़ है। 2001 से 2011 के दौरान देश में जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इनकी जो दशकीय वृद्धि रही है 20.8% रही है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों में दशकीय वृद्धि कितनी रही है, 20.8% रही है। और देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है 2001 की तुलना में 16.2 की जो 2 था उसकी तुलना में 2011 में बढ़कर 16.6 हो गया है। 2011 में अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 945 है। महत्वपूर्ण है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि दशकीय वृद्धि अनुसूचित जातियों में 20.8%, इनकी जो जनसंख्या है 20.14 करोड़ है। और भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियाँ कितनी हैं, 16.6% है। लिंगानुपात कितना है, 945 है। अगर देखें देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में है।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में है। न्यूनतम अगर अनुसूचित जातियाँ देखें तो इसमें जो है मिजोरम है, मेघालय है, गोवा है, सिक्किम है और मणिपुर है। अगर लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखें सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो पंजाब होता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत अगर देखें तो पंजाब है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक, संघ शासित क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों की दिल्ली में है। उसके बाद जो है जो प्रतिशतता के हिसाब से देखेंगे तो चंडीगढ़ है। और इसके बाद जो अनुसूचित जनजातियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ज़्यादा हैं। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार, तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में जो अनुसूचित जनजातियों की व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, इनकी दशकीय वृद्धि 23.7% रही है। और देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 2011 के 8.2 की तुलना में 2001 में 8.2 की तुलना में 2011 में 8.6 हो गई है। और अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है भारत में वो 990 है। यहाँ पे ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि 10 की वृद्धि कितना है, 23.7। 2011 की जनगणना के अनुसार इनका प्रतिशत कितना है, 8.6% यहाँ पे है भारत में। लिंगानुपात इनमें लगभग अच्छा है, 990 है। और देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाले 5 राज्य की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है। अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करें तो गोवा है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद जो है केरला है। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले राज्यों की बात की जाए कि सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य जो है अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ हैं, तो मिजोरम में है, नागालैंड में है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में है। देश के संघशासित जो क्षेत्र हैं उनमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या दादरा नगर हवेली में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जो प्रतिशतता है वो है लक्षद्वीप में। अगर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है, कई बार पूछा है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण यहाँ की विशेषता है कि किन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं, तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी में। अब जैसे ग्रामीण और नगरीय वितरण अगर देखें 2011 की जनगणना में, यहाँ भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या है वो है 31.2%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नगरीय जनसंख्या भारत में कितनी है, 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.8% है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से। महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, फिर उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अगर पूछा जाए 5 राज्य कौन से हैं, तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है। संघ शासित क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, दिल्ली में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या संघ शासित क्षेत्रों में लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछा जाए कहाँ पे है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो सिक्किम में है, मिजोरम में, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और देश के संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर देखा जाए तो दिल्ली में है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत या सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत,
तो गोवा है, ये बहुत बार आया है, कई बार क्वेश्चन आया है कंपटीशन में, इसको ज़रूर याद रखें। इसको हर तरफ से पूछ सकता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अगर देखें, गोवा में है, मिजोरम में है, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत या सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में है। देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली में है। संघ शासित क्षेत्र जो है दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद चंडीगढ़ में है, लक्षद्वीप में है और दमन दीव में है। अगर संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो हम लोग सिलेबस में था कि जनगणना के बारे में अध्ययन करना था, तो जनगणना की एक भूमिका हमने बताया। जनगणना में जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, नगरीय क्षेत्र और दशकीय वृद्धि, इन सब के बारे में हमने बताया। यहाँ से लघुत्तरी या अति लघुत्तरी प्रश्न बन सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों के सिलेबस में पूछ भी नहीं सकता है। कंपटीशन के पर्पज़ से भी ये महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इसलिए इसका आप बेहतर ढंग से अध्ययन करें। इस पे जो भी लगभग क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप को, हम उसको आपके ग्रुप में ज़रूर भिजवा देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर रह करके अपना प्रशिक्षण का जो भी सिलेबस है उसको पूरा कर रहे होंगे, जिससे मान लीजिए आगे सीआरटी या पीएनपी द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, आप लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और हम आशा करते हैं आप लोग घर पर सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। धन्यवाद। अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में।